चलिए आज आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनपीओ कंप्लीट हो चुका है। एनपीओ के टोटल हमने 8 वीडियोज़ इस पे डाले थे और आई थिंक दोज वीडियोज़ आर सफिशिएंट टू क्लियर ऑल द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हम लोगों की बात हुई थी पार्टनरशिप स्टार्ट करने की, तो इसमें हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी का चैप्टर 2, और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक अब ये पार्टनरशिप में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 4। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसके 4 हैं और ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेजर पोर्शन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस टॉपिक दैट कंटेन्स 4 चैप्टर्स। तो एक पार्टनरशिप के केस में अभी हमारा ये पहला है, पहला टॉपिक, पहला लेक्चर है इसका। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टोरी समझिए और इससे रिलेटेड इसकी बातें समझिए, जिससे जितना अच्छा आप यहाँ पे कंसेप्चुअली क्लियर होगे उतना बढ़िया आगे न्यूमेरिकल में समझ के परफॉर्म कर पाओगे। तो ये थोड़ा बिजनेस स्टडीज़ का भी आप लोग दिमाग में अपने रख करके चलें। लास्ट ईयर हम लोगों का डिस्कशन हुआ था क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में, और जो आप लोगों ने अकाउंटिंग की थी वो अकाउंटिंग पूरी कन्फाइंड थी सोल प्रोप्राइटरशिप से, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनती थी। तो ये आप लोग इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट ईयर पार्टनरशिप था और ये पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पार्ट कैसे करते हो ये इस साल आपका डिस्कस होगा। तो हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। Some more forms of business organizations are HUF, that is Hindu Undivided Family, in business studies in class 11th that has been elaborated. Joint stock company, ये भी उसका डिस्कस हुआ था थ्योरी में। आपको 12th क्लास में पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्लियर और जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग पढ़नी होगी और समझनी होगी कि आखिर ये दोनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी थोड़ी इसकी बात करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर कौन होता है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द सिंगल पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। अब इस सिंगल पर्सन है तो यही सारे डिसीजन लेता है। इसको किसी से पूछने की ज़रूरत है? कुछ नहीं पूछने की ज़रूरत है। तो प्रोप्राइटर ही सारे डिसीजंस लेता है, मैनेजरियल डिसीजंस, ऑपरेशनल डिसीजंस, सारे डिसीजंस वही लेता है। पार्टनरशिप के केस में इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कौन होता है? पार्टनर्स। तो इसके मालिक लोग हैं पार्टनर्स। ठीक, चूँकि अब ये इसमें इस केस में यही लोग डिसीजंस लेंगे क्योंकि ओनर इसके कौन? पार्टनर्स। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन ओनर होता है? शेयर होल्डर्स, क्योंकि जिसने उस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। इसको और समझने के लिए अच्छे से आप इस पर ध्यान दें कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, बिजनेस के अकाउंटिंग के हमारे कितने तत्व? 5 एलिमेंट्स। इसमें कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो करता है वो उस बिजनेस का ओनर होता है। प्रोप्राइटरशिप के केस में कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? पार्टनरशिप के केस में कैपिटल किसने लगाई? पार्टनर्स ने। जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट्स वाई शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। तो ये कुछ चीज़ें हमारी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं और इसके बेसिक से समझने के लिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप लोगों को पार्टनर्स की कैपिटल के बारे में करना है, कैसे इसका करते हैं, इनके बीच में बंटवारा प्रॉफिट का कैसे होता है, ये बहुत सारे टॉपिक इसमें आएंगे। तो इसकी एक समझ रखो कि आखिर पार्टनरशिप के केस में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो अब इसकी बात ना करके हम लोग सीधे पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। और पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स इसके ओनर्स हैं,
यही पूरा होल्ड करते हैं उस बिजनेस को। इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है वो आ जाइए, देखो पेज नंबर 64, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें उसने बताया है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक, अब हम इसका थोड़ा थोड़ा एक डिस्कशन कर देते हैं, इसके बाद फिर इसकी बातें करेंगे। इसने क्या कहा, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो ये कौन पर्सन्स हैं, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है, ये इससे क्या बन जाती है इससे क्या बनी, वेरी गुड, इससे बनी पार्टनरशिप। तो इनका जो रिलेशन है वो क्या है, पार्टनरशिप। दो लोगों ने, चार लोगों ने मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बीच क्या रिलेशन है, पार्टनरशिप का रिलेशन है। हम अगर किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हैं तो हमारा और उस ओनर का क्या रिलेशन हुआ, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पार्टनर्स के बीच या पर्सन्स के बीच क्या रिलेशन है, पार्टनरशिप का रिलेशन है। तो ये लोग आपस में पार्टनर्स हैं, उनके बीच जो रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन दैम among them is partnership, and the firm comes into existence who have agreed, यानी वो लोग अब क्या हुए, एग्री किए किसी बात पे, यानी इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है ना। तो आगे इसकी डिटेल की बात होगी कि एग्रीमेंट रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो उनके बीच में who have agreed, किसके लिए एग्री हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। शेयरिंग किसकी हो रही है, प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट की शेयरिंग के लिए वो लोग एग्री हुए। और किसके प्रॉफिट्स के लिए, बिजनेस के लिए, यानी देयर मस्ट बी सम बिजनेस। ये नहीं कि एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें चार लोग उसके ओनर हैं, ठीक, और उसमें रेंट सभी को मिलता है, तो कहा जाए वो सब पार्टनर्स, बिल्कुल नहीं, वो पार्टनर्स नहीं। Those people will be known as joint owners only, not as a partner, because in case of partnership there must be all these things must be present there, है ना। So agreed to share profits of a business, यानी business must be present there, carried on by all or any of them acting for all। ये और उनके बीच में एक रिलेशन बनाता है, and that relation is known as mutual agency। कैसे वो लोग काम करते हैं, एज ए म्यूचुअल एजेंट, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट की तरीके, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि जैसे चार लोग पार्टनर हैं, ठीक, दो के पास टाइम नहीं है बिजनेस को देखने का, तो दो अपना कुछ और काम करते हैं, कुछ उनके और भी दूसरी फर्म्स वगैरह हैं। लेकिन यहाँ पे एक कोई है वो बड़ा एक्टिव रहता है, पार्टनरशिप का सारा काम दाम देखता है ना। तो वो मालिक तो है ही, साथ में एक्टिंग फॉर ऑल, वो उन सभी की तरफ से वो एक्ट कर रहा है ना। सो देयर इज़ ए म्यूचुअल एजेंसी अमंग देम, है ना। तो ये इसके मतलब है, इस डेफिनेशन का क्या दिया है, रिलेशन, कौन सा रिलेशन, पार्टनरशिप का रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, है ना। ये थोड़ा ब्रॉड सेंस में है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक वो इनकम टैक्स, तब देखोगे पर्सन की क्या मीनिंग दे रखी है ना। नहीं तो अगर वो होता सीधे सीधे इंडिविजुअल बताता, है ना। तो इसका पर्सन देने का मतलब नॉट ओनली नेचुरल पर्सन बट आर्टिफिशियल पर्सन में भी इन्वॉल्व, है ना, वो भी इसमें पार्टनर हो सकते हैं। तो वो खैर आगे की बातें हो गई। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, यानी एग्रीमेंट है वहाँ पे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कुछ आपस में प्रॉफिट शेयर का कुछ हिसाब किताब होना चाहिए, और वो लोग कुछ मिलजुल के बिजनेस करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग उस बिज़नेस में ओनरशिप वाली जो उनकी चेयर पड़ी हुई है उसमें आकर के बैठे ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में सभी लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है। एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी चल सकता है, उनके बीच म्यूचुअल एजेंसी हो सकती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, ठीक है। और अब दूसरी बातें जो हम थोड़ी डिस्कस करना चाहते हैं, एक तो फर्म नेम, ये डिटेल तुम लोगों को इसलिए कराया जा रहा है जिससे जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसके लिए क्लैरिटी रहे। अलग से हम ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं इसमें दे रहे हैं, लेकिन अगर इन सब बातों को ध्यान से सुनोगे
तो आप 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे, उसकी समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है। फर्म नेम, ये आखिर फर्म नेम क्या होता है? तो पार्टनरशिप के केस में फर्म नेम बताया जाता है, इट इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर? जैसे मोहन, सोहन, रोहन है और इस फर्म का नाम इन्होंने रखा मोहन एंड ब्रदर्स, है ना। सो मोहन एंड ब्रदर्स, दैट नेम वुड बी ट्रीटेड एज कलेक्टिव नेम ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। तो ये फर्म नेम की इंपॉर्टेंस हो गई। फिर दूसरी बात ओनरशिप की। ये पार्टनर्स क्या हैं? ओनर्स हैं, है ना। तो इनका ओनरशिप है पूरे बिजनेस पे। और ओनरशिप किस पे? जो फर्म की एसेट्स के ये लोग कौन होते हैं? जॉइंट ओनर्स बोले जाते हैं। फर्म की जो भी एसेट्स हैं, तो उसमें कोई एक पार्टनर नहीं कह सकता कि नहीं हम ही इसके पूरे मालिक हैं, बिल्कुल नहीं। वो लोग क्या होते हैं? जॉइंट ओनर्स होते हैं। तो ओनरशिप की बात लिखिए। आगे लायबिलिटी का भी इसमें देखोगे, इनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। और साथ में एक शब्द और लगा होता है, जॉइंट एंड सेवरल। कैसी लायबिलिटी? जॉइंट एंड सेवरल। इट मीन्स दे आर जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल टू पे फर्म्स ड्यूज, है ना। तो वो उनकी लायबिलिटी है, अनलिमिटेड एंड जॉइंट एंड सेवरल। ओनरशिप कैसी? यानी इनकी जॉइंट ओनरशिप है फर्म्स की एसेट्स पे। ठीक है। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, है ना। फर्म हमारी अगर रजिस्टर्ड होती है तो बहुत अच्छी बात है, और कंपलसरी नहीं है इसके केस में रजिस्ट्रेशन, लेकिन इफ फर्म इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, है ना। और थोड़ी नॉलेज रखो, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का यूपी का ऑफिस जानते हो कहाँ है? कानपुर में है। इसका ऑफिस कहाँ? कानपुर में है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म वहीं से होता है। यानी यूपी में कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होगी तो उसको यहाँ पे किदवई नगर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? किदवई नगर। साइट नंबर 1 के पहले एक रास्ता है, उसमें इसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस है। यानी यूपी की सारी फर्म्स वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये इसकी कुछ बातें हैं। फिर अभी हम लोग बुक पे आते हैं। तो इसके केस में फिर से कुछ ध्यान कर लो कि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, और ज़्यादा कितने अभी सबकी डिस्कस होगा। और इनके बीच रिलेशन जो है वो पार्टनरशिप होती है। इनके बीच में एक कोई एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में भी रिटन और वर्बल। रिटन ठीक है, क्योंकि जब इनमें आपस में ऐसे, तो जब इनमें बहुत आपस में मिठास होती है, जब पार्टनरशिप बनाते हैं तब तो भाई, छोटे भाई, बड़े भाई चलता है, ठीक। लेकिन अगर साल 2 साल बाद फर्म में अगर लड़ाई झगड़े होने लगे तो फिर उनमें लाठी डंडे चलते हैं। तब वर्बल एग्रीमेंट तो हर कोई भूल जाता है। तो वर्बल याद रहेगा किसी को? वो कहेगा ऐसा ऐसा कहा था, टेलीफोन बताए गए थे कि केवल इनके मोहनलाल के अगेंस्ट, मोहनलाल के नाम से सारे होंगे। अब उनको टेलीफोन के नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। ये मकान, ये फर्म का जो रजिस्ट्रेशन में जो सिग्नेचर हुए थे, सिग्नेचर तो सभी के होते हैं। तो इनमें तरीके के डिस्प्यूट्स जब आ जाते हैं तब कोई भी वर्बल एग्रीमेंट की बात नहीं मानता। सो इट वुड बी एडवाइजेबल टू ए पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट्स written agreement, and they must prepare a partnership deed or agreement, and that is to be in writing. That would be beneficial to partners in case disputes are there in future. फिर इनके बीच प्रॉफिट की शेयरिंग होती है। एक बिजनेस ये लोग कैरी करते हैं, और वो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब आ जाओ पेज नंबर 65। इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, हम शार्ट में इसकी बात करते जाते हैं, और आप लोग इसको NCERT से पढ़ोगे बहुत ध्यान से, ठीक। 2 और मोर पर्सन्स, तो 2 पर्सन्स की तो बात हो गई कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। और इस नंबर को कौन डिफाइन करता है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया है। कंपनीज एक्ट अमेंडेड 2014 वो इसके बारे में बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, वो इसमें दे रखा है।
फिर बात आती है एग्रीमेंट, इनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, ये सारी बातें पढ़िए। फिर बिजनेस होना चाहिए, ये सब हम लोगों की बात हो चुकी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कुछ इस तरीके की होती है जैसे मोहन, सोहन, रोहन 3 पार्टनर हैं, ठीक। तो मोहन इज एक्टिंग एज एन ओनर एंड एजेंट ऑफ सोहन एंड रोहन, क्लियर। सोहन इज एक्टिंग एज एन ओनर एंड एजेंट ऑफ मोहन एंड रोहन, ठीक। तो एक दूसरे के ये लोग प्रिंसिपल और एजेंट की तरीके वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक पार्टनर फर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने जो उसके पास जो राइट्स हैं उनका यूज़ कर रहा है, उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनका यूज़ कर रहा है, तो वो यूज़ कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, है ना। और वो मालिक भी होता है, तभी एक दूसरे के वो लोग क्या होते हैं, म्यूचुअल एजेंसी उनमें होती है, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। इसकी बात हम लोगों की हुई। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इनमें कुछ होती है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ये लोग अपने एग्रीमेंट में सारी चीज़ें फिक्स कर लेते हैं, है ना। आगे कुछ रूल्स तुम लोग पढ़ोगे कि अगर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट रिटर्न या कुछ नहीं है तो उसके कुछ दे रखे हैं कि सभी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें आगे मिलेंगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हो गई। इसके बाद आती है पार्टनर्स की लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि फर्म के ड्यूज़ पे करने में अगर फर्म की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, है ना, कि द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द एसेट्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटी। बात समझ रहे हो। लायबिलिटीज़ क्या होती है, जो हमें देना है। एसेट्स क्या हैं कि द प्रॉपर्टीज दैट इज ओन्ड बाय द फर्म, है ना। सो फर्म की जिन प्रॉपर्टी का वो ओनर है फर्म, पार्टनरशिप फर्म, उन प्रॉपर्टी को बेच के भी ये लायबिलिटीज़ अगर पूरी पे ऑफ नहीं होती, पूरी सेटल नहीं होती, तो पार्टनर्स को प्राइवेटली वो पे करना होगा फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स, है ना। दैट्स वाई द लायबिलिटी ऑफ a partner is treated as unlimited liability, यानी the personal assets of partners can be taken to pay off firm's dues, तभी उसको बोलते हैं कि the liability of partner is unlimited। क्लियर है बात। तो आइए इसमें आगे और कुछ दे रखा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़िए आप। फिर पार्टनरशिप डीड का कुछ दे रखा है, ठीक है। पेज नंबर 66 पे पार्टनरशिप डीड की बात करता है। तो ये पार्ट आप लोग पढ़ सकते हो कि प्रॉब्लम, ये सब पढ़ सकते हो इजीली। जनरल डिस्कशन उसका हो ही गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। फिर बात आई प्रोविजंस रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। अब हम लोग इस पे आए पेज नंबर 67 पे कि आखिर वो क्या प्रोविजंस हैं, दोज आर वेरी मच रेलिवेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर केप्ट। तो पहली बात दे रखी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। तो क्या कहता है देखो, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में आखिर क्या प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मोहन सोहन है तो वो 50-50% होगा या 60-40% होगा, या मोहन लेगा 90% बोलेगा केवल 10%, है ना। तो ये वट एवर डिसाइडेड, वट एवर एग्रीड अमंग देम इज टू बी applied at the time of distribution of profits among the partners। तो बात आई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, यानी क्या बात इससे सीखी कि अगर डीड में जो दे रखा है वो फॉलो करोगे, और इफ़ देयर इज़ नो डीड देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 लोग हैं हाफ हाफ, 3 लोग हैं 1/3 1/3 1/3, 4 लोग हैं 1/4 1/4 1/4 1/4। क्लियर। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात है। और फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। ये जो पार्टनर्स हैं, ठीक, इन पार्टनर्स ने फर्म में जो कैपिटल लगा रखी है, अब पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हमको इस पे इंटरेस्ट लाइए, ठीक। तो एक बेसिक रूल क्या है कि पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट एनी रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, क्योंकि यहाँ किसके शेयरिंग की बात हुई है,
केवल प्रॉफिट शेयरिंग की बात की है। तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट कुछ अलग नहीं कर रखा है, तो कोई पार्टनर ना सैलरी क्लेम कर सकता है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर सकता है, ना कह सकता है कि हमको बोनस लाओ, ना कह सकता है हमको कमीशन लाओ, कुछ नहीं कह सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उनके बीच केवल डिस्ट्रीब्यूशन क्या किस चीज़ का होगा? प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो कोई भी अलग से सैलरी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मांग सकते कैपिटल पे। लेकिन अगर हमारी डीड कहती है ओनली देन इट इज़ अलाउड टू देम। अगर डीड में लिखा है कि पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट दिस रेट, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड। देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ते हैं इसको एक दो लाइन। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फॉर्म एज ए मैटर ऑफ राइट, यानी उसको कोई राइट नहीं है, कोई नहीं क्लेम कर सकता कि लाइए हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाइए, बिल्कुल नहीं। हाउएवर इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड बाय द पार्टनर्स। बिल्कुल एक्सप्रेसली एग्री हुआ है। एग्री का मतलब कि वहाँ पर पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, भले ही वो वर्बल हो रिटर्न हो, है ना, लेकिन उसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है। ओनली देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे ड्राइंग समझते हो, इफ एन ओनर विड्रॉज सम अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक, तो वो क्या बोली जाती है? ड्राइंग्स। जब मोहन अपने पास से पैसे बिजनेस में लगाता है, दैट इज व्हाट? दैट इज कैपिटल, है ना। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए फर्म से जो पैसा विड्रॉ करता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई कि वो मोहन कह सकता है कि भाई हमारा इस पे हमारी जो कैपिटल लगी हुई है इस पे कुछ इंटरेस्ट मिले, तो अगर पार्टनर्स के बीच एग्रीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, अदरवाइज एज ए मैटर ऑफ राइट दे कैन नॉट क्लेम फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइकवाइज अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं उनको दिया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया जाएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने कहाँ से विड्रॉ किया? फर्म से। तो जब फर्म से विड्रॉ किया तो फर्म कह सकती है उनसे कि इंटरेस्ट लाओ, है ना। तो वो किस केस में कह सकती है? इफ इट इज एग्रीड अमंग देम, अदरवाइज उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं लिया जाता। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता, ठीक वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज नहीं किया जाता। ठीक, एक इसमें देखो एक्सेप्शन इसका है, वो क्या है ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, जैसे किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दे रखा है ना, तो उस केस में चाहे उनके पास डीड है तो डीड में जो परसेंटेज लिखा है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर डीड नहीं भी है तब भी उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा एट रेट ऑफ 6%। क्या परसेंटेज रहेगा? 6% पर एनम, है ना। तो उनको किस रेट पे पे करोगे? 6% पर एनम के हिसाब से उनको उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोन की तरीके उसने पैसा दिया है। एक तो पैसा उसने पहले लगाया था कैपिटल की तरीके, सभी ने कैपिटल लगाई, लेकिन फर्म को मान लिया बीच में कभी ज़रूरत पड़ती है पैसे की, एक्स्ट्रा पैसे की, 2 लाख 5 लाख की ज़रूरत है, पार्टनर्स और फर्म भाई परेशान है कि किस बैंक से लोन कराया जाए। मोहन कहता है कि ठीक है हम दे देते हैं 5 लाख रुपए, लेकिन भाई हमको इस पर 10% का इंटरेस्ट देना। तो पार्टनर्स कहते हैं अरे बिल्कुल भाई आप तो बड़ा काम चलाए दे रहे हो, है ना। तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉसेज हो, कुछ भी हो, एग्रीमेंट अगर है तो एग्रीमेंट में जो परसेंटेज दे रखा है वो अलाउ करोगे, और अगर उनके बीच एग्रीमेंट नहीं भी है तो किस रेट से इंटरेस्ट दोगे? 6% पर एनम। ठीक है, सो दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। फिर बात आई रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। ये हो गया रेम्यूनरेशन, यानी पार्टनर कहता है हमको सैलरी, बोनस, कमीशन, इसकी बात। तो क्या अभी हम लोगों की बात हुई? पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट
एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म, है ना? क्या फर्म से कोई वो रेम्यूनरेशन मांग सकता है? नहीं मांग सकता, है ना? वो केवल उसको कब दिया जाएगा? अगर अग्रीमेंट में है। ओनली इफ एग्रीमेंट इज देयर, एग्रीड अमंग देम, तब मिलेगा। अदरवाइज इज ए मैटर ऑफ राइट, पार्टनर कैन नॉट क्लेम फॉर दिस रेम्यूनरेशन आल्सो, है ना? देखो फिर आगे क्या दिया है। फिर वो कहता है, इतनी चीज़ें क्लियर, फिर से एक बार देख लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनरशिप की डीड में है, जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा कि हाँ भाई 3 पार्टनर हैं, ये लोग आपस में रेडी हुए 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उनको उसमें दिया जाएगा। और अगर उनमें कहता है नो डीड, तो 1/3 1/3 1/3, है ना? फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर उनका एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्लेम नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकती। इट कैन चार्ज ओनली इफ इट इज गिवन इन एग्रीमेंट। लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इस केस में क्या होता है? इट इज़ एन एक्सेप्शन। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इसमें तो पार्टनर ने लोन दे रखा है ना फर्म को, तो जो फर्म को लोन दिया है तो फर्म लोन पे इंटरेस्ट उसको पे करेगी एज इज एग्रीड एंड गिवन इन पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो डीड, इन दैट केस कितना परसेंट? 6%। फिर आ जाइए रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। क्या कोई पार्टनर फर्म के वर्क के लिए रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। कब क्लेम कर सकता है? लोगों के बीच में अग्रीड और एग्रीमेंट में दिया है। एग्रीमेंट में दिया हो। अगर एग्रीमेंट में दिया है तभी कह सकता है कि भाई मोहन बहुत वर्क कर रहा है उसमें, बाकी दोनों लोग नहीं करते हैं, मोहन ही सारा काम देख रहा है, तब वो कह सकता है कि भाई हमको भी सैलरी हमारी 10,000 पर मंथ फिक्स हुई है, लाइए, है ना? तो ओनली इन दैट केस इट इज़ अलाउड। फिर इसमें देखो दिया है, वो कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइड दैट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब इसमें ये कुछ बताया हुआ है कि वो अगर फर्म की एसेट से कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, तो उसे फर्म को वो पैसा देना होगा, है ना? क्योंकि उसने फर्म के नाम से, फर्म की एसेट से, फर्म की जो नेम फेम है उससे कुछ अर्न किया है, तो उसे वापस करना होगा। वो बात दे रखी है। और अगर पार्टनर का दिया है कि उसी टाइप का वो भी बिजनेस करता है ना, और फर्म का नाम यूज़ करता है, फर्म के साथ कंपटीशन करता है, तो उसको क्या करना होगा? उसके लिए भी अकाउंट फार करेगा और फर्म को पे करेगा। तो ये इसकी कुछ बातें एक्ट की और दे रखी थी। फिर आ जाइए स्पेशल एस्पेक्ट्स, ये पेज नंबर 68। इसमें दिया है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये सब कंप्लीट करोगे तुम लोग, है ना? फिर इसमें जो प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकते हो, ठीक? फिर देखिए स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये है पेज नंबर 68। अब इनकी एक एक बात समझिए और फिर आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। क्या कहता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे होता है जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में लास्ट ईयर किया तुम लोगों ने, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यानी चलेगा वैसे ही। कुछ इसमें और क्या प्लस चीज़ें होती हैं वो आगे देखोगे। सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विद द एक्सेप्शन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, है ना? क्या एक्सेप्शन है इसके? नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आप लोग क्या और प्लस करते हो? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। लास्ट ईयर आप अपने ओनर का कैपिटल अकाउंट कोई अलग से हमको बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस आ जाता था। फिर क्या होता था? प्रॉफिट लॉस में जो नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट लॉस से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। जैसे अभी एनपीओ किया था, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से नेट क्या निकल के आता था? सरप्लस या डेफिसिट। लाइकवाइज जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो या तो आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, है ना? तो जो हमारा लास्ट ईयर 11th में लेवल पे था, उसमें क्या था कि ओनर एक ही होता है, तो एक ही की तो कैपिटल हुई। तो जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा, उसमें लिख दिया ऐड नेट प्रॉफिट, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसका है?
सारा प्रॉफिट एक पर्सन का है कि कई है वहाँ पे? एक पर्सन का, तो कोई अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो हमारा पार्टनर उसकी ओनर की कैपिटल है उसी में जाकर के नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसने जो कुछ ड्राइंग्स की वो माइनस कर दी, है ना, और उसको जो नेट रिजल्ट आया वो जाकर के आउटर कॉलम में दिखा दिया। लेकिन यहाँ मान लो 4 पार्टनर हैं, 8 पार्टनर हैं, तो अगर हर एक का हम यही करेंगे तो बैलेंस शीट में मालूम हुआ लायबिलिटी साइड तो केवल यही तमाशा हो गया। मोहन की कैपिटल का पूरा हिसाब किताब, सोहन का, रोहन का, और 4-6 पार्टनर हैं ABCD उनका। तो क्या करते हैं, इसके लिए हमारे लिए सही रहता है और वो एक प्रोसीजर में आता है कि हर एक पार्टनर का हम जो उनका कैपिटल अकाउंट है उसका हिसाब किताब अलग से करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बताई गई कि ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से कैसे इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि एक इसमें मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको करना होता है कि उनके कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाएंगे। आगे आप पढ़ेंगे इसमें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के हमारे 2 तरीके होते हैं, क्या हैं, कैसे मेंटेन किया जाता है, वो चीज़ समझोगे। और क्या दिया है इसमें स्पेशल एस्पेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एमंग द पार्टनर्स। क्या चीज़ दी है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया। अभी पीछे पढ़ा था सारी चीज़ें, प्रोविजंस, कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनर्स का एग्रीमेंट अगर हुआ है वो सैलरी के लिए भी इंटाइटल्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसका हो सकता है, उसने ड्राइंग्स किया है तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती, तो उसका अकाउंट में बहुत से एस्पेक्ट्स आते हैं। तो उन सब एस्पेक्ट्स को एक जगह करने के लिए क्या उसने बताया कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप बनाइए, और प्रॉफिट लॉस में फिर हमें इसमें दूसरे पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि कैसे प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। क्योंकि हम बेसिक बात क्या बताई गई कि पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी रेम्यूनरेशन, है ना। तो हमें जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा दिखाना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, और पार्टनर्स कौन है फर्म के? ओनर, है ना। तो वो एम्प्लॉय तो है नहीं, एम्प्लॉय के तरीके तो उनका हिसाब किताब बनेगा नहीं, है ना। तो उनको हमें अलग दिखाना है, उनको जो कुछ दिया जा रहा है, उनसे जो कुछ लिया जा रहा है, उसके लिए हमें बनाना होता है एक और अकाउंट, और दैट अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या अकाउंट का नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? एप्रोप्रिएट मतलब सिंपली इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन मीन्स distribution. So how the amount of profit is distributed among partners, that may be in the form of interest on capital, in the form of salary to one of the partners or to any one of the partners, है ना, और interest on drawings may be charged from them, या फिर हम उनको कुछ बोनस दे रहे हैं, कुछ उनको कमीशन दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमें किस में दिखाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, क्योंकि पार्टनर्स को जो कुछ दिया जाता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, इट इज़ सिंपली ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को जो भी कुछ ये दिया जा रहा है ये हम एक एक्सपेंस की तरीके नहीं दिखा सकते। हम कैसे दिखाते हैं? प्रॉफिट या लॉस। हम उसको दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन की तरीके, डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके, कि उसका प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो एक दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट क्या है? एडजस्टमेंट्स फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट। अब अगर हमारे अकाउंट बने या हमारा जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो पिछली कुछ सालों में हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया? कुछ रॉन्ग था उसमें। सो हाउ इट इज़ टू बी करेक्टेड, हाउ दोज पास्ट मिस्टेक्स आर रिमूव्ड आर रेक्टिफाइड, है ना। तो हम इसमें वो सीखते हैं कि जो हमारा रॉन्ग अप्रोप्रिएशन था प्रॉफिट का, वो हमने कैसे ठीक किया। फिर और क्या आता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप फर्म, है ना।
तो ये पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किस केस में माना जाता है? अगर कोई एक पार्टनर एडमिट होता है ना, 3 पार्टनर थे, एक 4th पार्टनर आ रहा है, या 2 पार्टनर थे, 3rd पार्टनर एक और आ रहा है, तो पार्टनरशिप क्या हो गई? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। एडमिशन के केस में एक कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर इफ रिटायर्स, तब भी फर्म हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। इफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर डाइज, उसकी डेथ हो जाती है। तो दीज आर द 3 केसेस जिनमें कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। सो उसमें क्या करोगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो इसमें बताता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और फर्म का डिसॉल्व होना, फर्म का क्लोज होना, ठीक। तो इतनी चीज़ें ये स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के। तो इसमें जो ऊपर के 3 हैं ये तो भाई तुम लोग सीखोगे इस चैप्टर में, और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन से रिलेटेड है इसके आगे चैप्टर्स दे रखे हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बाद क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर किससे रिलेटेड हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद में है रिटायरमेंट एंड डेथ, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। फिर अगला वाला आ जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये केसेस जो फर्स्ट 3 हैं ये हम लोग इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल दिमाग खुला रखिए, इसकी एक एक बात समझिए और आप आगे इसमें चलते जाएंगे। तो पहली इसने क्या बात बताई? मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने मिनट हो गया? 37। चलो ठीक है। तो पहला वाला आप जो सीखोगे वो है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तक के पूरी आप लोग रीडिंग करिए और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आप लोग करेंगे और चीज़ों को समझिए और बढ़िया से इसकी थेरेटिकल बेस तैयार करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आप पार्टनर से स्टार्ट करेंगे, और जो कि पेज नंबर 68। ठीक है, इतना होमवर्क काफ़ी है ना। इसको अच्छे से कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, वो हम देते हैं। और उसमें फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, हाउ कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, में क्या किस में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। ठीक है, थैंक यू।